हे गाइस, सभी का वेलकम है YET की एडिटोरियल क्लास में। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल। आज सुबह के सेकंड एडिटोरियल से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। एन इनएविटेबल शोडाउन, यह आर्टिकल लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ट्विटर के बीच में जो भी झगड़ा हो रहा है ना, या जो होने वाला है उसके ऊपर। अच्छा लिखा हुआ है, वैसे ही पढ़ना है उसी अंदाज में जिसमें ग्रामर वोकैब को साथ में लेके चलेंगे। आज का मैं आपको क्विज दिखा देता हूँ, क्लोज टेस्ट वाला। देखिए क्लोज टेस्ट है, इसमें 5 कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं उन्हीं पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस हैं। आप पहले ज़रूर से इसको एक ट्राई दें। वीडियो के लास्ट में इस क्विज को मैं आपको लाइव सॉल्यूशन करवाऊंगा। शुरू करें, ध्यान से पढ़ना, मज़ा भी आएगा और सीखोगे भी। कह रहा है एन इनएविटेबल शोडाउन, एक ऐसा शोडाउन, एक ऐसा झगड़ा, ऐसा तमाशा जो है अब इनएविटेबल, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। इनएविटेबल वर्ड आप जानते होंगे ना, अनअवॉइडेबल चीज़ जिससे नहीं बचा जा सकता। इसके सिनोनिम 2 और भी अच्छे। इमिनेंट, जो आने ही वाला हो, और लूमिंग, जो आपके सर पे मंडरा रहा हो, है ना, आगे ही मानेगा। तो कह रहा है एक ऐसा इनएविटेबल सा शो डाउन आ गया है। शो डाउन का मतलब होता है झगड़ा या तमाशा। कन्फ्रंटेशन बोल दो, क्लैश बोल दो, फेस ऑफ बोल दो, या ऑल्टरकेशन बोल दो। अच्छा, ये किस किस के बीच होगा भाई ये झगड़ा? कह रहा है ऑन गवर्नमेंट्स नोटिस टू ट्विटर, बात हो रही है सरकार के नोटिस की जो दिया गया है ट्विटर को। कह रहा है अब इस नोटिस के ऊपर तमाशा जरूर होने वाला है। अब देखिए क्यों होने वाला है तमाशा, ये मालूम चलेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से। उससे पहले वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर दें। लाइक्स देते रहना, लाइक से ये कंटेंट को रीच मिलती है यूट्यूब पे। आपके लाइक से बहुत फ़ायदा मिलता है। कह रहा वाइल प्रोवोकेटिव पोस्ट हैव नो प्लेस ऑन एनी प्लेटफॉर्म, फ्री स्पीच शुड नॉट बी हिट। कह रहा है जहाँ प्रोवोकेटिव पोस्ट जो हैं, भड़काऊ जो पोस्ट हैं, प्रोवोकेटिव मतलब जो आपको प्रोवोक करे, इंसाइट करे, इंस्टिगेट करे, एजिटेट करे, है ना। कह रहा है जहाँ पे इस टाइप की जो पोस्ट है उनकी कोई जगह नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ना ट्विटर पे, ना इंस्टाग्राम पे, ना फेसबुक पे। कह रहे जहाँ ऐसा है, फ्री स्पीच वहीं पे हिट नहीं होनी चाहिए। फ्री स्पीच को आपको चोट नहीं मारना है। ये बहुत अच्छा लिखा हुआ सेंटेंस है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ लें। सब्जेक्ट है आपका पोस्ट, वर्ब है आपकी हैव, उसी के बाद कोमा लग के इस वाइल कंजंक्शन के कारण दूसरा सब्जेक्ट आया फ्री स्पीच, और उसकी वर्ब है शुड नॉट बी हिट, है ना। प्रोवोकेटिव मतलब जो भड़काया आपको। अब मेरा आपसे एक सवाल है यहाँ पे, शुड नॉट बी हिट, फ्री स्पीच शुड नॉट बी हिट, ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। क्या है ये? पैसिव वॉइस का सेंटेंस। फ्री स्पीच को हिट नहीं होना, है ना। अब मुझे एक बात बताओ छोटी सी, पैसिव वॉइस के अंदर बी फैमिली की वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लिखी हुई है? अपने आप से इस सवाल को पूछो, फिर आपको मालूम चलेगा आप कितने पानी में हो या आप कितना समझते हो चीज़ों को, है ना। चलो देखो, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी हुई है, शुड प्लस में नॉट प्लस में बी प्लस में V3, पैसिव वॉइस। लेकिन ये थर्ड फॉर्म ऐसी थर्ड फॉर्म है हिट नाम की वर्ब की जो V1 V2 V3 को सेम रखता है। ही हिटेड अस, उसने हमें हिट किया। अगर आप ऐसा बोलोगे तो सेंटेंस गलत है, आपको लिखना चाहिए ही हिट अस। अब यहाँ पे हिट इसलिए आएगा क्योंकि हिट नाम की वर्ब की V1 V2 V3 सेम रहती है। इसी तरीके से वी वर हिटेड बाय हिम, अब इसको मैंने पैसिव बना दिया है ना, वी वर हिटेड बाय हिम। अगेन वर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन वो भी होगी हिट। तो हिट और इसके जैसे दिखने वाली और सभी वो कंफ्यूजिंग वर्ब्स जिनकी फॉर्म चेंज नहीं होती, वैसे तो हजारों हैं, लेकिन मैंने उनको लिख दिए जो बार बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए यूज़ करता है। आप इस लिस्ट को जरूर से ध्यान से समझें। कोस्ट, कास्ट, हर्ट, बिड, बर्स्ट, है ना, ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट, पुट, लेट, कट और रीड, इनकी कभी भी V1 V2 V3 को सेम रखना, चेंज मत करना। चलिए आगे बढ़े। समरी मैं दे दूं आपको किस बारे में लिखा हुआ है। देखो इस बारे में लिखा हुआ है कि ट्विटर पे एक हैशटैग चल रहा था जिसमें फार्मर्स जिनोसाइड की बात हुई है। जिनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार। देखो नरसंहार तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कर रही है ना, ये बात तो गलत है। भले ही वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा हो, भले ही सरकार गलत तरीके से हैंडल कर रही हो, लेकिन नरसंहार वाली बात सिरे से खारिज कर देनी चाहिए। अब ट्विटर को सरकार ने एक नोटिस दिया कि ये सब लोग हैं जिन्होंने इस हैंडल को चलाया है, आप इनके अकाउंट्स को ब्लॉक करो। ट्विटर ने उनके अकाउंट्स को कर दिया ब्लॉक। लेकिन झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ? 2, 3, 4, 6 घंटे बाद ट्विटर ने उन अकाउंट्स को अनब्लॉक कर दिया। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है? कह रहा है इस तरह के प्रोवोकेटिव पोस्ट का
कोई भी वास्ता नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म से, इनको पोस्ट को, ऐसी पोस्ट को ब्लॉक करना ही चाहिए। लेकिन आने वाले टाइम में ट्विटर के इस काम के कारण अभी गवर्नमेंट और ट्विटर में एक झगड़ा होने वाला है और दुनिया उसका तमाशा देखेगी, है ना। और कह रहा है यही कि इस झगड़े में ऐसा ना हो फ्री स्पीच को भी दबा बैठे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गलती यहाँ पे ट्विटर की है, लेकिन इसके जो है ना रिजल्ट्स बहुत ख़राब निकलेंगे सभी के लिए। समझ गए ना, बस ये इसकी समरी आज की। टोन है आज के आर्टिकल की एथिकल, मोरल या नैतिकता की बात कर रहा है कि प्रोवोकेटिव पोस्ट की जगह नहीं है, लेकिन फ्री स्पीच को हिट नहीं होना चाहिए ना, एथिकल टोन। शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसकी इंग्लिश की वजह से ही नाव डूबी हुई है, इंग्लिश के कारण यहाँ पे कट ऑफ भी नहीं क्लियर हो रही है, आज से ही अपने ऊपर आप काम करना शुरू करें। आप शुरू करेंगे चैनल के होम पेज पे रखी हुई इस प्लेलिस्ट से, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होगा आपकी प्रिपरेशन का। ये 30-35 वीडियोस अगर आपने 2 वीक में पूरी कर ली, उसके बाद आपका बेसिक्स बिल्ड हो जाएगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैंने इस प्लेलिस्ट को पेड में नहीं रखा है ना। इसी के नीचे आपको मिलेंगी प्रीमियम कंटेंट की 2 प्लेलिस्ट, एक एसएससी एक बैंक्स के लिए। ये पेड कंटेंट है, आप सीख सकते हैं एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है। अगर आपका एग्ज़ाम 3-4 महीने दूर रह गया है, दोनों प्लेलिस्ट को आप चला करके देखें, लॉजिक के साथ एग्ज़ाम्स को अप्रोच करने की टेक्निक को सीखें। इन वीडियोस को देखने के लिए आप मेंबर बन सकते हैं, ज्वाइन बटन पे प्रेस करें और इस वीडियो को प्ले करें, इसमें आपको फुल इंफॉर्मेशन दी गई है ना इस वीडियो में। चलिए, कह द गवर्नमेंट्स नोटिस टू ट्विटर आफ्टर इट reinstated several handles that mentioned a controversial hashtag which the former wanted blocked, marks a critical point in an already uneasy relationship between a powerful government and an influential technology platform। कह रहे सरकार का जो नोटिस है, अच्छा किसको नोटिस है भाई, टू लगा के बता रहा है ट्विटर को। अच्छा किस चीज़ के बाद, आफ्टर लगा के बता रहा है, जब इसने, किसने, ट्विटर ने, इसने रीइंस्टेट कर दिया, फिर से बहाल कर दिया। और किसको, बहुत सारे हैंडल्स को, बहुत सारे ट्विटर अकाउंट्स को। अच्छा कौन से अकाउंट्स हैं, जो कि मेंशन करते थे एक बहुत ही विवादास्पद कंट्रोवर्शियल हैशटैग को। अच्छा एक कौन सा हैशटैग था, जिसको जो फॉर्मर है, अब देखो फॉर्मर कौन है, फॉर्मर मतलब पहले वाला, हम जिसकी बात करें सरकार की, कह रहे जिसको जो फॉर्मर है यानी कि पहले वाला है यानी कि सरकार है, चाहती थी ब्लॉक करना। कह रहे सरकार का जो नोटिस है ना ट्विटर को, जब ट्विटर ने ऐसे एक हैशटैग को चलाने वाले लोगों को रीइंस्टेट किया, कह रहे ये नोटिस, अब देखो इसकी वर्ब आई है मार्क्स, ये नोटिस मार्क बनता है, निशान बनता है एक बहुत ही गंभीर मोड़ का, क्रिटिकल पॉइंट का। और किसमें, एक पहले से ही बहुत ही अनईजी रिश्ते में, किसके बीच में, एक पावरफुल सरकार के बीच में और एक बहुत ही प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के बीच में। समझ गए ना, जो मैंने आपको स्टोरी बताई, सरकार ने ट्विटर को बोला कि ये भाई हैशटैग को हटा दो, इन्होंने हटाया, लेकिन बाद में रीइंस्टेट कर दिया, और रीइंस्टेट कर दिया उस हैशटैग को जिसको सरकार ब्लॉक करना चाहती थी। कह रहा अब जो नोटिस आया ना इस चीज़ के बाद में, इससे इन दोनों के बीच के जो खराब रिश्ते हैं और ज़्यादा खराब होने के लिए क्रिटिकल पॉइंट आ गया है। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। सब्जेक्ट और वर्ब आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यहीं से ग्रामर शुरू होती है, यहीं पे ख़त्म होती है। नोटिस की वर्ब है मार्क्स, दैट की वर्ब है मेंशन्ड, इट की वर्ब है रीइंस्टेटेड, फॉर्मर की वर्ब है वांटेड, है ना। वर्ड्स देखने वाले, रीइंस्टेट, देखो री मतलब फिर से, इन मतलब अंदर, स्टेट मतलब अवस्था, फिर से पहले वाली अवस्था में लाना, किसी चीज़ को रिस्टोर करना, ब्रिंग बैक करना या बहाल करना। समझ गए ना, आपने किसी काम को पहले किया, बाद में उस काम को फिर से उस पर पानी फेरा ना, तो आपने रीइंस्टेट कर दिया, है ना, ऐसा बोल समझिए आप इसको, बहाल करने को। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है अ शोडाउन सीम्स इनएविटेबल नाउ, व्हाट विद द गवर्नमेंट थ्रेटनिंग ट्विटर विद पेनल एक्शन फॉर नॉट कंप्लाइंग विद इट्स ऑर्डर्स। ये अच्छा सेंटेंस है, ध्यान से देखना इसमें। कह रहा है एक शोडाउन जो है ना, एक तमाशा जो है, एक फेस ऑफ जो है वो दिखाई देता है इनएविटेबल, अब बिल्कुल ही अवॉइडेबल नहीं, है ना। और कब, अब। कह रहा क्यों, व्हाट विद, देखो व्हाट विद का मतलब होता है इस कारण से या बिकॉज ऑफ। ये एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, जनरली आपको कहीं इसको लिखी हुई नहीं मिलेगी, है ना, बोलने में आती है, पर इसने यूज़ कर लिया आज तो हम इसको सीख लेते हैं। व्हाट विद का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, है ना, बिकॉज ऑफ। कह रहे शो डाउन अब बिल्कुल इनएविटेबल दिखता है, बिकॉज ऑफ व्हाट विद, बिकॉज ऑफ
गवर्नमेंट के थ्रेटन करने के ट्विटर को, धमकी देने के ट्विटर को, और किसके साथ? पीनल एक्शन के साथ, दंडात्मक कार्रवाई के साथ। और क्यों? नहीं कंप्लाई विद करने के लिए, नहीं फॉलो करने के लिए इस सरकार के ऑर्डर्स को। तो सरकार ने अब डाल दिया इसको एक नोटिस कि आपने हमारे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया, अब आप पे हम पीनल एक्शन लगाएंगे और शो डाउन, दोनों के बीच में एक तमाशा शुरू होने वाला है। समझ गए सेंटेंस को? देखने की चीज़, सब्जेक्ट वो पकड़ लेना। शो डाउन की वर्ब है सीम्स। अब ये व्हाट विद मैंने आपको बताया ना, एक बिकॉज ऑफ का ही अल्टरनेटिव फॉर्म है व्हाट विद। ये इनफॉर्मल होती है, फॉर्मल नहीं होती, और जनरली नेगेटिव कारणों को ही बताती है, पॉजिटिव चीज़ों के लिए इसको यूज़ नहीं करते। जैसे मैं आपको बोलूँ, द ओल्ड मैन डाइड व्हाट विद हंगर एंड डिहाइड्रेशन। ये बूढ़ा आदमी मर गया बिकॉज ऑफ भूख से और डिहाइड्रेशन, पानी की कमी से। समझ गए ना? तो व्हाट विद यहाँ पे बिकॉज ऑफ का काम करेगा। चलो, इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है ना। कंप्लाई विद, अडायर टू, अवॉइड बाय, ये तीनों के तीनों बताते हैं किसी चीज़ को फॉलो करना स्ट्रिक्टली। जो ये प्रेपोजिशन आप देख रहे हो ना, ये फिक्स्ड है इनके बाद में। कंप्लाई के बाद में टू नहीं लगाना, अडायर के बाद में बाय नहीं लगाना, अवॉइड के बाद में विद नहीं लगाना। जो लगा हुआ है ऐसा ही लगा हुआ मिलेगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी इस पर मिलेंगे आपको। ध्यान रखें इन तीनों का। चलिए, कर द इशू pertains to tweets put out by some handles on the ongoing farmer protest, as also a hashtag that suggested that a former farmer genocide was being planned। कह रहा है जो इशू है वो pertain to होता है, वो relate to होता है उन ट्वीट से जो पुट आउट की गई थी, जिनको सर्कुलेट किया गया था। और किन्होंने सर्कुलेट किया था? कुछ हैंडल्स ने, कुछ ट्विटर अकाउंट्स ने। और किस पे? अभी जो कंटिन्यू फार्मर प्रोटेस्ट है, ऑनगोइंग फार्मर प्रोटेस्ट है, उसके ऊपर। और साथ ही साथ जैसे कि किया गया था, एज ऑल्सो एक हैशटैग भी, जो कि सजेस्ट करता था कि एक फार्मर जिनोसाइड जो है वो प्लान की जा रही है सरकार के द्वारा, फार्मर्स को नरसंहार करने की योजना सरकार बना रही है। तो ये है सारा इशू। इस चीज़ से पर्टेन टू होता है, रिलेट टू करता है। रिलेट के बाद में टू आता है, वैसे ही पर्टेन के बाद में भी टू आता है। समझ गए ना? हमेशा इसी तरीके से होगा। पर्टेन टू वही वाला फ्रेज है जिसमें टू के बाद में नाउन, प्रोनाउन या जीरेंड आएगा। समझ गए? यहाँ पे ट्वीट्स नाम का नाउन लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे कोई वर्ब होती तो उसको आईएनजी फॉर्म में चेंज कर देते। वो 22 सारे के सारे फ्रेजेस को अपनी नोट्स में संभाल के रखे। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ ना, 10-12 बार, उन फ्रेजेस के बाद में हमेशा नाउन, प्रोनाउन, जीरेंड लगाना है टू आने के बावजूद। पुट आउट करने के दो मीनिंग होते हैं, फायर को बुझाना या इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना। ये मैंने फ्रेजल वर्ब आपको शायद 3-4 दिन पहले ही करवाई थी, है ना। चलिए आगे बढ़े। कह रहे द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ordered these handles 257 URLs and one hashtag to be blocked on the grounds that they were spreading dangerous misinformation about the protest। कह रहे जो ये मिनिस्ट्री है ना, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, इसने ऑर्डर किया कि ये जो हैंडल्स हैं 257 तो यूआरएल हैं और एक हैशटैग है कि ये हो जाए ब्लॉक, है ना। और किस पे? इस ग्राउंड्स पे, इन आधारों पे, दैट वो ये कि ये स्प्रेड कर रहे थे, ये फैला रहे थे बहुत ही खतरनाक खराब इंफॉर्मेशन को, झूठ को, मिस इंफॉर्मेशन को। और किस बारे में? इस प्रोटेस्ट के बारे में, धरने प्रदर्शनों के बारे में। तो इस मिनिस्ट्री ने यही ऑर्डर किया ट्विटर को कि ये गलत बात बोल रहे हैं हैंडल्स, जेनोसाइड का कोई काम ना इंडिया में हो रहा है ना होने वाला है, ये मिस इंफॉर्मेशन है, इनको आप ब्लॉक करें। सब्जेक्ट वो पकड़ा, सेंटेंस सिंपल है। मिस इंफॉर्मेशन मतलब झूठ, ग्राउंड मतलब आधार। करेक्ट, ट्विटर इनिशियली कंप्लाइड विद द ऑर्डर बट देन रिस्टोर्ड दीज ट्वीट्स एंड हैंडल्स विच इंक्लूडेड दोज ऑफ मीडिया हाउसेस। इस सेंटेंस में ग्रामर रूल आएगा और बहुत अच्छा वाला है ना, कंफ्यूजिंग वाला, ध्यान से सुने। करेक्ट, ट्विटर ने इनिशियली शुरुआत में कंप्लाई विद किया, फॉलो किया। कंप्लाई विद करना मतलब अभी आया ना ऊपर, कंप्लाई विद, अवॉइड बाय, अडहेयर टू, तीनों का मतलब होता है फॉलो करना सख्ती से। कह रहे ट्विटर ने शुरू में तो सख्ती से फॉलो किया इस ऑर्डर को, लेकिन बाद में रिस्टोर कर दिया, बहाल कर दिया, री इंस्टेट कर दिया। किनको? इन सारी की सारी ट्वीट्स को और इन हैंडल्स को भी, जिसमें शामिल थे वो वाली ट्वीट्स और हैंडल्स दोस्त जो थी मीडिया हाउसेस के, कई सारे मीडिया वाले कंपनीज के। समझ गए ना? तो ऐसा किया ट्विटर ने, पहले ब्लॉक, बाद में रिस्टोर। ट्विटर की दो वर्ब्स आई हैं, पहली कंप्लाई विद, दूसरा रिस्टोर। विच की वर्ब है इंक्लूडेड। अब आ जाओ इस दोज पे। देखो दोज लगा है ट्वीट्स और हैंडल्स के लिए। ये वो ट्वीट्स और हैंडल्स थी जो मीडिया हाउसेस की थी। क्योंकि ये ट्वीट्स और हैंडल्स एक प्लूरल नाउन है और इसको रिपीट नहीं करना था, तो हमने इसकी जगह लगा दिया दोज, है ना। एक प्रोनाउन है जो कि प्लूरल प्रोनाउन होता है। अब इसी में अपना आज का कॉन्सेप्ट है।
देखो दोज वाला वो कॉन्सेप्ट अलग है जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि दे और देम के बाद में एडजेक्टिव आने पे दोज में बदल देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दोज नाम के एडजेक्टिव और प्रोनाउन की। देखो दैट है ना, दैट वो होता है सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर एडजेक्टिव, और दोज होता है प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल एडजेक्टिव। ये इन सेंटेंसेस से आप ध्यान से सीखोगे। दोज कार इज़ माइन, वो वाली कार मेरी है। देखो कार तो एक है, कार तो सिंगल है, अगर बहुत सारी होती तो कार्स लिखा होता। अगर ऐसा है तो दोज नहीं, हमें सिंगुलर एडजेक्टिव की ज़रूरत है इस कार के लिए, जो कि क्या होगा, दैट। सुनते जाओ, लास्ट में सरप्राइज आएगा। पहले मैं बेसिक से आपका ना बेस बिल्ड कर रहा हूँ यहाँ पे। दैट कार इज़ माइन। अब आगे देखो, दैट बैग्स आर एक्सपेंसिव, वो वाले बैग्स बहुत महंगे हैं। अब देखो यहाँ पे बैग्स हैं, आपको पता है सिंगुलर फॉर्म दैट होती है किसी भी एडजेक्टिव की, इस एडजेक्टिव की, और प्लूरल फॉर्म दोज होती है। तो मुझे लिखना चाहिए दैट बैग्स नहीं, दोज बैग्स आर एडजेक्टिव। बैग्स प्लूरल तो एडजेक्टिव भी प्लूरल। और आगे बढ़ो, दैट आर माई कार्स, ये मेरी कारें हैं, ये जो खड़ी है ना 4-5, दैट आर माई कार्स। दिक्कत क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन यूज कर दिया आपने एक प्लूरल नाम, प्लूरल कार्स के लिए, समझ गए ना, वर्ब भी प्लूरल है। तो मुझे क्या करना चाहिए, दैट की जगह दोज लगा देना है, दोज आर माई कार्स। लेकिन अगला ऐसा मैं लिखूं, दोज आर एक्सपेंसिव बैग। अब देखो बैग तो एक ही है, तो मुझे क्या करना चाहिए, दैट इज एन एक्सपेंसिव बैग। इतना समझ के ना अब आपकी कन्फ्यूजन बढ़ेगी, क्योंकि समझना पड़ेगा आपको रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है दैट। ये जो हमने ऊपर देखा ये था दैट एज एन सिंगुलर और प्लूरल एडजेक्टिव या प्रोनाउन, समझ गए। लेकिन हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की, जो कंजंक्शन का काम भी करता है। रिलेटिव प्रोनाउन दैट सिंगुलर भी दैट होता है और प्लूरल भी दैट होता है। कैसे देखो, आई बॉट ए फोन दैट हैज़ 12 GB ऑफ रैम, मैंने एक फ़ोन को खरीदा। अब देखो यहाँ पे दैट क्या है, ये कोई सिंपल प्रोनाउन या एडजेक्टिव नहीं है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ये फ़ोन को एंटीसीडेंट बना रहा है और अपने को एक कंजंक्शन बना करके सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बना रहा है रिलेटिव क्लोज का, समझ गए ना। तो यहाँ पे दैट लगा है फ़ोन के लिए, फ़ोन सिंगुलर है। लेकिन मैं ऐसा लिखूँ, वी बोट फोन्स दोज हैव 12 GB ऑफ रैम्स, यहाँ पे सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन चाहे अपना एंटीसीडेंट कैसा भी हो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करता, समझ गए। वी बोट द फोन्स दैट हैव 12 GB ऑफ रैम। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है, सर फोन्स के लिए दोज क्यों नहीं आया। वो ये नहीं समझते हैं कि यहाँ पे दैट जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन बन जाता है और कभी भी अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करता है। तो सिंगुलर भी दैट और प्लूरल भी दैट, समझ गए हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब हमने बेसिक से कवर किया हुआ है ग्रामर सीरीज़ के अंदर। अगर रिलेटिव प्रोनाउन आपको पता नहीं है तो फिर आप थोड़ी सी मुश्किल में रहोगे, है ना। इसलिए बेसिक से अपने आप को बिल्ड करें। द गवर्नमेंट्स इनिशियल ऑर्डर was issued under section 69A of the ID Act 2000, under which it can direct an intermediary to block any information for public access in the interest of sovereignty and integrity of India। इतना ही पढ़ेंगे, सेंटेंस लंबा है। कह रहे सरकार का जो शुरुआती ऑर्डर था वो इशू किया गया था इस एक्ट के नीचे, इस कानून के नीचे, है ना, जिसके नीचे अंडर विच, जिसके अंदर ये डायरेक्ट कर सकती है सरकार, किसी को भी दिशा निर्देश दे सकती है। और किसको, एक इंटरमीडियरी को, एक दलाल को, एक मीडिएटर को, है ना। ये ट्विटर फेसबुक सब मीडिएटर हैं, हमारी बातों को आगे से आगे ले करके जाते हैं। तो कह रहे इस एक्ट में सरकार किसी भी ऑनलाइन इंटरमीडियरी को डायरेक्ट कर सकती है कि वो ब्लॉक करे किसी भी इंफॉर्मेशन को जो हो पब्लिक एक्सेस के लिए, है ना, लोगों की पहुंच के लिए। और क्यों ब्लॉक करना है, इंटरेस्ट में, भलाई में, सोवरेनिटी में, संप्रभुता में और इंटेग्रिटी, अखंडता में इंडिया की। तो अगर भारत सरकार को लगे कि कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो भारत की एकता और अखंडता को तोड़ती है तो सरकार ट्विटर को बोल सकती है इस एक्ट के अंदर कि आप जो है इसको बंद करो, इस इंफॉर्मेशन को रिमूव करो। अब देखो और किस चीज़ के इंटरेस्ट में, डिफेंस ऑफ इंडिया, भारत की सुरक्षा के, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, किसी स्टेट की जो है सिक्योरिटी में, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स के साथ फ्रेंडली रिलेशन अगर खतरे में आ रहे हों, या फिर बात हो पब्लिक ऑर्डर की, लोगों के अंदर, जनमानस के अंदर ऑर्डर की, है ना, और या फिर बात हो और फॉर प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, प्रिवेंट करने के लिए, भड़काऊपने को कमीशन के लिए किसी भी नॉन बेलेबल ऑफेंस की, कॉग्निजेबल ऑफेंस की, और रिलेटिंग टू अबव, जो इससे रिलेट भी करता हो, है ना, इन सब चीज़ों से कोई चीज़ रिलेट भी करती हो, समझ गए। तो ये वाला एक्ट है, इसके अंदर सरकार इनमें से कोई भी काम हो रहा हो
उसमें किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बोल सकती है कि आप इस इंफॉर्मेशन को यहीं पे ब्लॉक कर दो। समझ गए? देखने वाले वर्ड्स क्या हैं? इंटरमीडियरी मैंने आपको बता दिया, ब्रोकर को बोलते हैं दलाल को। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें नॉन अवेलेबल हो, मतलब कहने का ये पुलिस आपको बेल नहीं दे सकती, बेल लेने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें मैजिस्ट्रेट से ही बेल मिलेगी। ये हीनियस क्राइम्स भी होते हैं, जैसे मर्डर है, रेप है ना, 7 साल से ज़्यादा सजा वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा दिस इज द सेम सेक्शन अंडर विच हंड्रेड्स ऑफ चाइनीज ऐप्स हैव बीन बैंड इन रिसेंट मंथ्स। कह रहा ये वही सेक्शन है, द सेम, ये वही वाला सेक्शन है जिसके नीचे सैकड़ों चाइनीज ऐप्स जो है ना उनको भी बैन कर दिया गया है हाल के महीनों में। सिंपल सेंटेंसेज है, थोड़ा फास्ट प्रोसेस करेंगे, आगे कुछ ग्रामर रूल्स आएंगे। कह रहा है द वर्ल्ड ओवर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैव इनफ सेफगार्ड्स टू एक्ट एज इंटरमीडियरीज विदाउट बीइंग लायबल फॉर द कंटेंट दैट इज पब्लिश्ड। देखो इस सेंटेंस को समझो, इस वाले फ्रेज को, वर्ल्ड ओवर, इसका मतलब होता है पूरी दुनिया में। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो इन द होल वर्ल्ड, है ना, इसको ऐसा भी बोल सकते हो। ये एक एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस है। कह रहे द वर्ल्ड ओवर, पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स के पास पर्याप्त सेफ गार्ड्स हैं, पर्याप्त उपाय हैं अपनी सुरक्षा के, किस चीज़ को ऐड करने के लिए, एज इंटरमीडियरी, ऐड करने के लिए एज ए ब्रोकर, और कैसे, बिना होते हुए लाइबल, बिना होते हुए जिम्मेदार, बीइंग मतलब होना, बिना होते हुए जिम्मेदार किसी भी कंटेंट के लिए जो कि उस पर पब्लिश होता है। तो इनके पास ऑलरेडी इतने सेफगार्ड्स इन कंपनी के पास हैं कि कभी भी ये अपना पल्ला झाड़ के बोल सकती हैं कि हमें नहीं पता ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, हम जिम्मेवार नहीं हैं। करप्ट बट ट्विटर्स एक्ट ऑफ डिफाइंग द ऑर्डर्स एज पर द लॉ मीन्स इट इज़ ऑन स्लिपरी टेरिटरी। कह रहे लेकिन ट्विटर का जो एक्ट है, ट्विटर का जो कारनामा है, डिफाई करने का, डिसरिगार्ड करने का, अवहेलना करने का सरकारी आदेशों की, ऑर्डर्स की, और कैसे, जो कि लॉ के हिसाब से आए थे, कानून के हिसाब से आए थे। कह रहे ये जो एक्ट है ना ट्विटर का, अब इसकी वाह भैया मीन्स, इसका एक ही मीनिंग है कि ये स्लिपरी टेरिटरी में ट्विटर जो है एकदम फिसलन पट्टी पे आगे बढ़ रहा है। टेरिटरी मतलब ज़मीन, स्लिपरी मतलब जिस पे स्लिप हो आप, है ना, अनस्टेबल हो, फिसलन वाली हो। अगर आप स्लिपरी टेरिटरी में हैं तो आप समझ लो नीचे ढलान की तरफ हैं, सरकार से आपका झगड़ा होने वाला है, सरकार आपका कुछ ना कुछ बिगाड़ ही लेगी। समझ गए ना? डिफाई करने का मतलब होता है डिसरिगार्ड करना। आपको सरकार ने बोला घर से बाहर नहीं निकलना लॉकडाउन में, और आप जो है पान की दुकान खोजने निकले हो, है ना, तो डिफाई कर रहे हो आप लॉकडाउन की नॉर्म्स को। फ्लाउट भी बोलते हैं इसको और चैलेंज भी बोलते हैं, है ना। चलिए, कह रहे दो द यूज ऑफ सेक्शन 69A has been often criticized for the secrecy surrounding the process. It was upheld by the Supreme Court in the landmark श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। कह रहे हैं हालांकि जो इस्तेमाल है इस सेक्शन का, इसको अक्सर क्रिटिसाइज किया गया है ज़्यादा सिक्रेसी के लिए, ज़्यादा रहस्यपूर्णता के लिए, है ना, इसमें बहुत सिक्रेसी है इसमें, और किसके दौरान, पूरी प्रोसेस के आजू बाजू। तो इसके अंदर जो प्रोसेस होती है वो सरकार सीक्रेट रखती है ना, कैसे किस ट्वीट से सरकार को नुकसान हुआ, सरकार किसी को बताती नहीं है। कह रहा है हालांकि इस एक्ट के, इस सेक्शन के यूज़ को, इस्तेमाल को बहुत क्रिटिसिज्म मिला है। कह रहे फिर भी इसको अपहेल्ड किया गया था, इसको मेंटेन किया गया था, इसको बनाए रखा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस बहुत ही बड़े लैंडमार्क केस में जिसका नाम है ये। समझ गए ना? देखने वाले वर्ड्स, अपहेल्ड करना, अपहोल्ड की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। अपहेल्ड का मतलब होता है मेंटेन करना या बनाए रखना, है ना, सपोर्ट करना किसी चीज़ को। लैंडमार्क हर वो चीज़ होती है जो लैंड पे मार्क बना दे, बहुत इंपॉर्टेंट हो। इसको हिंदी में बोलते हैं मील का पत्थर, है ना, माइलस्टोन। मील का पत्थर हर वो चीज़ है जो कि अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट इशू होता है ना, मील का पत्थर। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगा। दो के बाद में आप अक्सर येट देखते हैं, जैसे यहाँ लगा है दो पर यहाँ लगा है कोमा। अभी कभी कभी आप देखेंगे यहाँ पे येट भी लगा होगा। आजकल की जो इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश, उसके अंदर हम येट को नहीं लगा रहे हैं, उसको येट को हम दो के अंदर ही, येट का मतलब होता है फिर भी, है ना, तो वो दो का पार्ट है, ऐसा मॉडर्न इंग्लिश मानती हैं। और ध्यान रखने की बात यह है कि एसएससी बैंक वाले भी, इंग्लिश के जो एग्जामिनर हैं वो भी यही मानते हैं। तो अगर आपको कई बार ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे दो के बाद में येट लगा होगा, अगर सेंटेंस में कोई और एरर नहीं है तो वो येट वाली एरर पे ही आपको लाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ गए ना? येट लगा करता था आज से 20-30 साल पहले, अब लगना बंद हो गया। यहाँ पे येट को ना लगाएं, है ना, इसी को प्रीफर करें, कोमा को। करे द कोर्ट देन वॉज, अब कोई ऐसा ना हो येट वाला सेंटेंस मुझे भेजे सर लगा हुआ है, लगता था 30 साल पहले, अब नहीं लगता, आजकल नहीं लगता, है ना। करे द कोर्ट
देन वॉज सेटिस्फाइड विद द सेफगार्ड्स अवेलेबल। कोर्ट जो थी सेटिस्फाइड थी, बहुत संतुष्ट थी उन सेफगार्ड से, उन महफूज के कदमों से जो अवेलेबल थे इस एक्ट के अंदर। कोर्ट को लगा कि सीक्रेसी है लेकिन ये एक्ट बिल्कुल महफूज है, गलत किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। करे द टेक्नोलॉजीज प्लेटफॉर्म्स स्टैंड्स मे परहैप्स इवन लीड टू अ लीगल चैलेंज टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। करे इस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, इस ट्विटर का जो स्टैंस है, इसने जो पोजीशन अभी ली है सरकार के खिलाफ है ना, स्टैंस है जो इसका, ये शायद लीड टू भी कर जाए, ये शायद हमें आगे भी ले जाए एक कानूनी चैलेंज की तरफ। और किसके लिए? प्रोविजंस के लिए इस सेक्शन की। हो सकता है ट्विटर इस सेक्शन के खिलाफ कोर्ट में केस डाले कि ये सेक्शन ही इसमें कानूनी चैलेंज है, सेक्शन गलत है ना, ऐसा भी हो सकता है। स्टैंस आपका सब्जेक्ट है, स्टैंस का मतलब होता है मुद्रा, पोजीशन, पोस्चर, है ना। मे की वर्ब है लीड टू, मे आपकी हेल्पिंग वर्ब, लीड टू आपकी मेन वर्ब। आगे बढ़ेंगे। कह ऑन द अदर हैंड while there are many grounds on which this government's handling of the farm protest can be criticized, including its hypersensitivity to any criticism reflected in the FIR filed against many journalists. It has to be unequivocally said that the hashtag that it wanted blocked was not merely distasteful but seriously problematic and indefensible on the grounds of freedom of speech. पूरे सेंटेंस की, पूरे जो आर्टिकल की आत्मा ये वाला सेंटेंस है, इसमें पूरा जो है ना आर्टिकल समराइज हो जाएगा, है ना। चलो शुरू करते हैं इसको पढ़ना। कह रहा है दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड, हमने एक तरफ तो देख लिया, ट्विटर जो है इसके खिलाफ कोर्ट में केस डाल सकता है। कह रहे दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड, जहां बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, बहुत सारे आधार हैं जिनके ऊपर ये सरकार की जो हैंडलिंग है, सरकार का जो हैंडल करने का काम है फार्म प्रोटेस्ट को, उनको क्रिटिसाइज किया जा सकता है। कह रहा बहुत सारे आधार हैं जिनको देख के हमें पता लगेगा कि सरकार सही से हैंडल नहीं कर रही है, उसके हैंडलिंग को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जिसमें शामिल है इसकी हाइपर सेंसिटिविटी, इसकी अति संवेदनशीलता, और किसके लिए? किसी भी क्रिटिसिज्म के लिए, किसी भी आलोचना के लिए, जो कि रिफ्लेक्ट भी होती है FIR में जो फाइल हुई हैं बहुत सारे जर्नलिस्ट के खिलाफ, पत्रकारों के खिलाफ। कह रहे वहीं दूसरी तरफ, चाहे आप सरकार को कितना भी क्रिटिसाइज कर लो इसकी खराब हैंडलिंग और हाइपर सेंसिटिविटी के लिए, कह रहे जहां ऐसा है फिर भी ये अनइक्विवोकली हैज़ टू बी सेड, कहा ही जाना चाहिए, इस बात को साफ साफ रखा ही जाना चाहिए अनइक्विवोकली, दैट वो ये कि जो हैशटैग ये चाहती थी ब्लॉक हो जाए, वो था ना केवल खराब, भद्दा, डिस्टेस्टफुल, बल्कि सीरियसली प्रॉब्लमेटिक भी था, और उसकी कोई डिफेंस नहीं है, उसको कैसे भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हो आप, इनडिफेंसिबल है आधार पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के। तो कह रहे सरकार को आप कुछ भी बोल लो, लेकिन जिस हैशटैग के लिए सरकार ट्विटर पे जोर डाल रही थी, फार्मर जीनोसाइड, वो अपने आप में एक डिस्टेस्टफुल हैशटैग है और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक भी है, और उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप इनडिफेंसिबली यूज़ नहीं कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मेरी इच्छा हो या व्यक्ति का अधिकार है तो मैं बोलूँगा, ऐसा हैशटैग ये नहीं है। समझ गए? सेंटेंस को लंबा है लेकिन सारा पूरा आर्टिकल इसमें समराइज हो गया। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारी वर्ब्स हैं, अब आपको खुद को मिलाना है ना। मैनी ग्राउंड्स की वर्ब है आर, देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, ये हमेशा अपने बाद वर्ब लेगा सब्जेक्ट के हिसाब से जो वर्ब के बाद में आया होता है ना। अगर मैनी ग्राउंड्स की जगह सिंगल ग्राउंड होता तो इस भी आ सकता था। हैंडलिंग की वर्ब है कैन बी क्रिटिसाइज्ड, हाइपर सेंसिटिविटी मतलब जरूरत से ज़्यादा संवेदनशीलता, है ना। हाइपर का मतलब होता है जरूरत से ज़्यादा। अनइक्विवोकली मतलब जो चीज़ इक्विवोकल के आगे अन लग गया हो, इक्विवोकल मतलब अनक्लियर, अनइक्विवोकल मतलब 100% क्लियर, है ना। इसी से हमने एडवर्ब बना दिए अनइक्विवोकली। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनडिफेंसिबल हर वो चीज़ होती है जिसको डिफेंड नहीं कर सकते हैं, जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, जिसको आप कोई बहाना लेके बता नहीं सकते हैं कि ठीक है ना, इनडिफेंसिबल। कह रहा है इन अ वेरी सीरियस सेटिंग वन that at least at one point was simmering with the potential for large scale violence, provocation of any kind is unacceptable। कह रहे एक बहुत ही सेंसिटिव सेटिंग में, एक बहुत ही संवेदनशील माहौल में, सेटिंग का मतलब है यहाँ पे आपके आसपास का परिवेश, है ना, एनवायरनमेंट। कह रहे एक बहुत ही सेंसिटिव से एनवायरनमेंट में, ऐसा एक एनवायरनमेंट जो कि कम से कम एक पॉइंट पे सिमर विद हो रहा था, सुलग रहा था उस संभावना के साथ जो थी लार्ज स्केल वायलेंस की, बहुत बड़ी स्केल की हिंसा की। बात कर रहे हैं 26 की, है ना, 26 जनवरी की। कह रहे एक ऐसे संवेदनशील माहौल में जहाँ पे हिंसा की बड़ी घटना होते होते बची है।
कह रहा है कोई भी प्रोवोकेशन और किसी भी टाइप का वो अनएक्सेप्टेबल है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। समझ गए सेंटेंस को? सिंपल सेंटेंस था ये। सिमर विद करना मतलब किसी चीज़ से सुलगना। एक वर्ड होता है सिमर, एक वर्ड होता है एम्बर। एम्बर का मतलब होता है अंगारा या शोला, सिमर का मतलब होता है सुलगना। तो इनको आप साथ में देखोगे, सिमरिंग एंगर्स, सिमरी एम्बर्स का मतलब है सुलगते हुए अंगारे, सुलगते हुए शोले, है ना। दोनों अच्छे वर्ड्स हैं, याद रखना, सिमरिंग एम्बर्स। और कुछ देखने वाला है नहीं, है ना इसमें। कह रहा व्हाट फर्दर हैपन्स इन दिस फेज ऑफ विल बी ऑफ इंटरेस्ट नॉट जस्ट फॉर द टू पार्टीज बट फॉर द गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज द प्लेटफॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। कह रहे जो आगे होगा, व्हाट फर्दर हैपन्स, इस फेस ऑफ में, इस शो डाउन में, इस ऑल्टरकेशन में, इस झगड़े में, कह रहे इस तमाशे में जो भी आगे होगा ना, विल बी, वो होगा इंटरेस्ट का, बहुत ही रुचि वाला, ना महज इन दोनों पार्टियों के लिए, सरकार और किसानों के लिए, बल्कि पूरी गवर्नमेंट्स के लिए, दुनिया भर की, साथ ही साथ प्लेटफॉर्म्स के लिए, पूरी दुनिया के ट्विटर जैसे। तो अब इस फेस ऑफ में आगे जो भी होगा ना, सरकार भी देख रही है, किसान भी देख रही हैं, दुनिया की सरकारें भी देख रही हैं, और दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी देखते हैं कैसे इंडियन गवर्नमेंट इससे निपटने वाली है। समझ गए सेंटेंस को? व्हाट हमेशा एक नाउन क्लोज बनाता है अगर सेंटेंस के शुरू में आ जाए या रिलेटिव प्रोनाउन बन के आए, है ना। तो ये नाउन क्लोज की वर्ब है, व्हाट फर्दर हैपन्स की विल बी। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो व्हाट एक सब्जेक्ट है और हैपन्स एक वर्ब है। ये नाउन क्लोज खुद भी एक सब्जेक्ट वर्ब लेके बैठा है, इसीलिए इसको क्लोज बोल रहे हैं, है ना। व्हाट फर्दर हैपन्स विल बी इसकी वर्ब। फेस ऑफ आपको बता दिया मैंने। नॉट ओनली के बाद में जो आएगा वही बट ऑल्सो के बाद में आता है। नॉट ओनली की ऑल्टरनेट फॉर्म है नॉट जस्ट, है ना। बट ऑल्सो को खाली बट भी लिखा जाता है, कभी कभी ऑल्सो को निकाल भी दिया जाता है। तो नॉट जस्ट के बाद में फॉर द टू पार्टीज, और बट ऑल्सो के बाद में फॉर द गवर्नमेंट्स। आई थिंक समझ गए होंगे, सिंपल सा आर्टिकल था। चलिए बढ़े अपने क्विज की तरफ। क्विज भी मैंने आज सिंपल बनाया है ना, बहुत ही सिंपल सा क्विज है, ध्यान से करना है इसको। द रिसेंट रिस्पॉन्सेज ऑफ द गवर्नमेंट टू द एलिजिडली propagandistic social media post that those what were defying simmering abide या adhere with controversial remarks। कह रहे जो रीसेंट रिस्पॉन्स है, जो हाल के प्रतिक्रिया है भारत सरकार की कथित तौर पे प्रोपागेंडिस्टिक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए। अब देखो ये वो वाली पोस्ट है जो कि थी, अब जो भी वो थी, है ना। यहाँ पे आपको इस वर्ग के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए। अब ध्यान दूसरी चीज़ का भी दो, यहाँ पे सब्जेक्ट जो होगा वो कंजंक्शन का काम भी करेगा, क्योंकि रिस्पॉन्स नाम के सब्जेक्ट के लिए ये वर्ब नहीं है, ये तो एक दूसरे सब्जेक्ट के लिए वर्ब आ रही है, सब्जेक्ट नंबर 2 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए जिसका एंटीसीडेंट होगा पोस्ट। इसीलिए बोल रहा हूँ वीडियोज़ को देख लो, बेसिक वीडियोज़ को देखोगे तभी आप कर पाओगे क्लोज टेस्ट को, है ना। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, एंटीसीडेंट है पोस्ट। अब मुझे रिलेटिव प्रोनाउन बनाना है जो कि दैट ही होता है, कभी भी उसका प्लूरल दोज नहीं होता। आपको बताया ना मैंने, चाहे पोस्ट प्लूरल है, एंटीसीडेंट प्लूरल है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन दैट कभी भी अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर होना चाहिए दैट। तो वो वाली पोस्ट दैट वर्ड जो कि थी, अब देखो वो क्या थी, डिफाई विद करी थी, सिमर विद करी थी, अबाइड विद करी थी, अडहर विद करी थी। अडहर के बाद में तो हमेशा टू आता है, अबाइड के बाद में बाय आता है। डिफाई का मतलब होता है डिसरिगार्ड करना, अवहेलना करना, ना मानना, और सिमर विद करना होता है सुलगना। ये वो वाली पोस्ट थी जो कि सुलग रही थी कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स के साथ। समझ गए ना। अडहर के बाद में टू, अबाइड के बाद में बाय, ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ लिखा हुआ विद। सिमर विद हो सकता है, और डिफाई विद मगर मान लो आप लगाना चाहें, वैसे तो लगेगा नहीं, डिफाई के बाद में कभी भी प्रपोजिशन नहीं आती। फिर भी डिफाई अगर रखना भी चाहें तो उसका मीनिंग कुछ निकलेगा नहीं, है ना। कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स की अवहेलना नहीं कर रही थी बल्कि सुलग रही थी। तो यहाँ पे मेरा आंसर हो गया सिमरिंग। डिफाई एक ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने बाद में कभी भी प्रपोजिशन नहीं लेगी। चलो आगे बढ़ो। कह रहे ये जो रिस्पॉन्सेज है ना, अब इसकी वर्ब है ये आर, ये कंपेरेबल टू हैं। अब देखो दोज दैट दीज या देम, उनसे कंपेरेबल हैं जो यूएस गवर्नमेंट के थे कैपिटल अटैक के बाद। यहाँ पे रिस्पॉन्सेज देखो, रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्स से कंपेयर करना है, तो कंपेरेबल टू मेरे को लिखना चाहिए यहाँ पे द रिस्पॉन्सेज, द रिस्पॉन्स, है ना, ऐसा लिखना चाहिए। अब रिस्पॉन्स को दूसरी बार रिपीट नहीं करना, तो उसके लिए मुझे एक प्रोनाउन को लगाना है। अब प्रोनाउन कौन सा लगेगा, वो लगेगा दोज। अब इस केस में दैट नहीं लगेगा, क्योंकि सिंगुलर से प्लूरल जब हम प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं दैट को, तो दोज में चेंज हो जाता है वो दोज। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर बोल रहे थे इजी है, ये तो बड़ा टेढ़ा है। टेढ़ा नहीं है, आपने थोड़े से बेसिक्स पे काम नहीं किया, अगर किया होता तो बहुत ईजी है ये, है ना। अब अगला देखो, द फार्मस्टर हैज़ नॉट ओनली, अब यहाँ पे कुछ लगाना है आपको, हर्टेड, इम्प्रूव, हर्ड या ऑगमेंट।
India's international image, but also coasted, heritage या spread the communal peace to the diverse society. तो ये फार्मस्टर ने ना केवल ये काम किया है बल्कि ये काम भी किया है. हैज़ के बाद में देखो नॉट ओनली आ रहा है तो यहाँ पे आएगी V3. वैसे ही बट ऑल्सो के बाद में यहाँ भी क्या आएगी V3. अब इन चारों में से देख लो V3 कौन सी है. ऑगमेंट V1 है, इम्प्रूव V1 है, हर्ट V1 है और हर्टेड V3 है. पर ध्यान देना हर्टेड नाम की कोई V3 नहीं होती, इसकी V1 V2 V3 ही हर्ट ही होती है. तो ये दोनों तो V1 है लेकिन ये V3 का काम कर सकती है, मुझे इसी की ज़रूरत है. हर्टेड गलत वर्ड होता है ना. तो यहाँ मेरा आंसर हो गया हर्ट. हैज़ नॉट ओनली हर्ट इंडियाज़ इंटरनेशनल इमेज बट ऑल्सो, अब अगेन यहाँ पे आपको V3 चाहिए है ना. कोस्टेड नाम की V3 भी नहीं होती, फर्स्ट फॉर्म भी कोस्ट, सेकंड भी कोस्ट, थर्ड फॉर्म भी कोस्ट, बट ऑल्सो कोस्ट, बल्कि साथ ही साथ उसने कीमत भी लगाई है कम्युनल पीस पे. और किसको, हमारी डाइवर्स सोसाइटी को, है ना. तो हमारी डाइवर्स सोसाइटी से कम्युनल पीस भी निकल गई है, कोस्ट हो गई है इसकी वजह से. कोस्ट करना मतलब कीमत लगाना, किसी को बड़ी कीमत चुकवाना, है ना. चलिए आगे बढ़ेंगे. आज की वीडियो को यहीं रैप अप करेंगे. ज़रूर से एक लाइक और एक शेयर दें, अपना स्कोर बताया करें कमेंट सेक्शन में. कल मुलाकात लूँगा फिर से इसी एडिटोरियल सेशन के साथ. तब तक के लिए साइनिंग आउट.